हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका बीटीसी मैथ्स पे। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बीटीसी मैथ्स पे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम इस पे सारी सीरीज़ लेके आएंगे, नई सीरीज, पुरानी सीरीज, पवन, राजन, वाईसीटी सब लेके आएंगे। अग्रवाल, तो ये है राजन सीरीज, बिल्कुल अपडेटेड सेकेंड सेमेस्टर की। समय बर्बाद ना करते हुए सीधा सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इस हमारे चैनल पे आपको बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ चारों सेमेस्टर की सारी सीरीजें, साथ साथ मैथ्स डिटेल में मिलेगी। हम आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर नहीं बताएंगे, उसके साथ साथ आपको सारे ऑप्शंस का विश्लेषण करेंगे और ये भी बताएंगे कौन सा क्वेश्चन नया बन सकता है। लास्ट में मैं आपको मैराथन कराऊंगा एग्जाम से पहले, उससे 100% जहाँ तक मेरा अनुभव है सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारा है कि लिपि का प्रथम सोपान क्या है। अब हम थोड़ा लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे सपोज करिए हिंदी की क्या लिपि है? हिंदी की लिपि है देवनागरी। ठीक है, देवनागरी के अनुसार हम लोग, जैसे हम कुछ भी तो बना सकते नहीं। जैसे हमने कहा कि ये ऐसे बना दिया, क्रॉस बना दिया, अब बोला ये छोटा है, नहीं मानेंगे ना आप। एक लिपि है, एक तरीका है, एक ढंग है कि छोटा आ लिखने के लिए हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये हिंदी की लिपि है। लिपि किसी भाषा को लिखने का तरीका या ढंग कहलाता है। ठीक, अंग्रेजी की लिपि क्या है? अंग्रेजी की लिपि रोमन है। पूछ लेता है एग्जाम में कि अंग्रेजी की लिपि क्या है, तो अंग्रेजी की लिपि रोमन है। सबसे प्रथम सोपान इसका क्या था? सबसे प्रथम सोपान ये चित्रात्मक थी, इसमें चित्र बनाया जाता था। ठीक है, लिपि का प्रथम सोपान क्या था? ये चित्रात्मक थी। ये हमें कहाँ मिला? हमारे वेदों पुराणों से हमें पता चलता है। और एलोरा, आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा की दीवार पे चित्र मिले थे। वो क्या थे? वो देवनागरी लिपि में मिले थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पर्वत का समानार्थी शब्द। अब समानार्थी शब्द समान अर्थ निकालने वाला, या फिर पर्वत का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द एक ही होता है। तो पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? कूट होता है। क्या होता है? कूट। कूट मतलब पर्वत होता है। आइए पर्वत की और दो चार पर्यायवाची जो इंपॉर्टेंट हैं उनको देखते हैं। जैसे पर्वत की एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची होती है तुंग। क्या होती है? तुंग। अब इससे मैं आपको तीन पर्यायवाची याद करवाऊंगा। तुंग, तुंग आपने तुंग पढ़ा होगा, तरंग पढ़ा होगा और तुरंग पढ़ा होगा। ये तीनों एक ही मतलब कैटेगरी में आते हैं, तुंग, तरंग, तुरंग। अब तुंग किसकी हो गई? पर्वत की हो गई। तरंग किसकी हो गई? लहर की हो गई। किसकी? लहर जो नदी या समुद्र में उठती है उसको तरंग बोलते हैं। और तुरंग किसकी होती है? घोड़ा की होती है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हुआ। तुंग पर्वत, तरंग लहर और तुरंग घोड़ा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अल्प प्राण नहीं है। क्या? अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अब अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में थोड़ा जानिए। अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण वो होते हैं जिनमें कम प्राणवायु लगती है। क्या? कम सांस लगती है, कम प्राणवायु लगती है। इनको मैं जानने का तरीका आपको बताता हूँ। जैसे हमने लिखा का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक, पांच लिख दिया। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। का को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? के लिख देते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप की लैंग्वेज नहीं, रियल लैंग्वेज। खा को क्या लिखते हैं? के एच। गा को क्या लिखते हैं? जी। और घा को जी एच। समझ में आया आपको? अब जिसमें कम वर्ड है, के बोलने में कम समय लग रहा है, के एच बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, जिसमें ज़्यादा लग रहा है वो महा हो जाएगा। क्या? महा हो जाएगा, महाप्राण। ठीक, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। का कम प्राण ध्वनि लगा, खा ज़्यादा प्राण ध्वनि लगा, तो ये क्या हो गया? महाप्राण हो गया। समझ में आया आपको? ये तरीका आप सारे स्पर्श व्यंजनों में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप, जैसे कि कुछ लोग आपको ऐसा बताएंगे कि आप जैसे 1 2 3 4 5, ये आप सभी स्पर्श व्यंजनों में निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और लोग बताते हैं आपको कि जैसे का, खा, गा, घा, अंगा लिख लिया मैंने, का, खा, गा, घा और अंगा, इसके नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4 और 5। लोग बताते हैं 1 3 और 5 अल्प प्राण होते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा वही लगता है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है और बहुत आराम से याद हो जाता है। 1 3 5
अल्प प्राण, 2 और 4 महाप्राण। अब उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि 2 4 महाप्राण है, अभी आपको सघोष अघोष बताऊंगा, उसमें भी नंबरिंग हो जाती है, 1 2 हो जाती है, 3 4 5 ऐसे हो जाती है, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। मुझे सबसे अच्छा वो लग रहा है, आप लोग भी अप्लाई करिए, मज़ा आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंग और आह क्या है। तो अंग और आह पहले आप बचपन में पढ़े होंगे, इनको स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। अब स्वरों के भेद में भी इनको पढ़ा जाता है, तो स्वरों के भेद में इनको क्या कहा जाता है? इनको अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। ठीक। ऊष्म क्या होते हैं? ऊष्म होते हैं जिनको बोलने में जीभ घूम जाती है, संघर्ष करती है। क्या? संघर्ष करती है। जैसे सा, तीनों सा और हा, जिस भी लैंग्वेज में आप समझ पाए, तीनों सा और हा स्वर आप जानते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ये 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये कहाँ से? का से लेके मा तक होते हैं। ठीक। चलिए आप क्वेश्चन से ज़्यादा ध्यान उसकी व्याख्या पर दीजिए। क्वेश्चन तो आपको सीरीज में भी मिल जाएगा, उसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, व्याख्या पे ध्यान दीजिए। व्याख्या से क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। अब आ गया कामायनी। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए जो और 3 इंपॉर्टेंट लेखक दिए हैं उनकी एक एक 2 2 पुस्तकें लिख लेते हैं हम लोग। जैसे मुंशी प्रेमचंद, सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी? गबन। क्या? गबन, गोदान, ये इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। क्या हैं? गबन, गोदान। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कौन सी रचना है? निराला जी की एक फेमस रचना है अनामिका। क्या है? अनामिका। ठीक है, अनामिका है इनकी सबसे फेमस रचना। ठीक है, आगे और देखते हैं। सॉरी, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना चिदंबरा है। क्या? चिदंबरा। ठीक है, ये इनकी बहुत फेमस रचना है। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक परिभाषा दी है। परिभाषा दी है, जो शब्दांश शब्द के आदि में से निकलकर उनका अर्थ बदल देते हैं। आदि मतलब क्या होता है? पहले। क्या? आदि मतलब आप जान लीजिए, आदि मतलब पहले होता है और अंत मतलब बाद होता है। ठीक है, अंत में जो लगेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यय बोलेंगे, और आदि में जो लगेगा उसको उपसर्ग बोलेंगे। ठीक, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो राम यहाँ पे क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब हम जब दूसरा वाक्य बोलेंगे तो इसी में क्या बोलेंगे? वह बाजार जाता है, तो राम के जगह पे जो मैंने वह का प्रयोग किया, वह क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। संज्ञा किसी का भी नाम संज्ञा होता है। कोई भी नाम ले लीजिए, बचपन की परिभाषा भूलिए, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वो नहीं। अब हम सीधा याद करेंगे, किसी का भी नाम बता दिया हमने, वो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। मतलब जैसे बता दिया कि आप बहुत तेज हो, आपकी विशेषता क्या है? बहुत तेज हो, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्रिया, करने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो काव्य को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक दृश्य काव्य होता है, एक श्रव्य काव्य होता है। क्या? दृश्य काव्य देख सकते हैं हम लोग, श्रव्य काव्य सुनते हैं। जैसे कोई चीज़ हमने ऑडियो देख लिया, ऑडियो लगा लिया, सुन रहे हैं। कोई काव्य है, सुनते जा रहे हैं, तो वो श्रव्य काव्य हो गया। वीडियो देखते हैं, दृश्य काव्य हो गया। ठीक, अगला क्या है? पठन का अर्थ क्या है? पठन मतलब पढ़ने का अर्थ। जैसे मैं बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ तेज आपको, ठीक है, तो ये क्या है? शाश्वर वाचन है, मैं तेज बोल रहा हूँ। आप क्वेश्चन को अपने मन में पढ़ रहे हैं, पठन का क्या अर्थ है? मन में पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मौन वाचन हो जाएगा। हम तेज बोल रहे हैं, शाश्वर वाचन। तो ये कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। समझ आ रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मरकट। क्या? मरकट। मरकट किसका पर्यायवाची है? तो मरकट किसका पर्यायवाची होता है? मरकट होता है बंदर का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? बंदर का पर्यायवाची। रामायण आपने देखी होगी, रामायण में रावण हनुमान जी को हमेशा मरकट ही बोलता था, तो वो क्या हो गया? बंदर हो गया। और देखते हैं, बंदर की 1 2 पर्यायवाची और देख लेने। बंदर को क्या बोलते हैं? कपि। क्या? कपि। ठीक है, कपि बोलते हैं, मरकट बोलते हैं। एक इसकी पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, शाखा मृग। क्या? शाखा मृग। शाखा मृग ये बहुत आता है, ये आपको कंपटीशन की दुनिया में यूपी टेट सीटेट में तो
बहुत ही बार पूछा गया। बंदर की पर्यायवाची शाखा मृग, और मुझे लग रहा है इस बार सेकंड सेमेस्टर में बंदर की पर्यायवाची में शाखा मृग पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। पानी का पर्यायवाची आप लोग जानते होंगे, जल, नीर, तोय, ये सब होता है। पुत्र का क्या होता है, तनय, सुत। इन सब की पर्यायवाची में आ की मात्रा लगा देंगे तो लड़की की पर्यायवाची हो जाएगी, या बेटी की पर्यायवाची हो जाएगी तनया सुता। तनय सुत लड़के का। मित्र का तो आप जानते होंगे, मित्र का सखा, दोस्त, सहेली, जो भी मन करे वो बोलिए आप। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रणाली के अंतर्गत छात्र की सक्रियता बनी होती है। अब प्रणाली, ये शिक्षक, इसको कहते हैं शिक्षक टीचिंग लर्निंग ऐड। जैसे क्या करेंगे आप कि छात्र जो आपके हैं वो निष्क्रिय ना हो जाएं। आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आप जब टीचिंग करने जाते होंगे, आपकी जब इंटर्नशिप लगती होगी, तो वहाँ पे ये ध्यान दिया जाता है कि आप कोई व्याख्या तो नहीं कर रहे हैं, किसी चैप्टर का व्याख्या तो नहीं कर रहे हैं। अगर व्याख्या कर रहे हैं तो छात्र क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। आप बोलते रहते हैं, छात्र सुनते रहते हैं, वो सुसुप्त हो जाते हैं, मतलब उनका ध्यान अलग हो जाता है। अगर आप गीत गा रहे हैं तो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता है। अभिनय कर रहे हैं या फिर किसी से बच्चों से अभिनय करवा रहे हैं, वो भी नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अगर आप पढ़ाते समय बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, उनके अंदर डर बना रहेगा कि कहीं मुझे ना खड़ा कर दें, मुझसे ना क्वेश्चन पूछ लें। तो इसमें क्या होता है, बच्चे सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा क्या है। क्या जातिवाचक, अब संज्ञा क्या होती है, संज्ञा मैंने आपको ऊपर बताई है। संज्ञा, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक, 5 होती हैं। जातिवाचक में एक पूरी जाति का बोध करवा, जैसे आप लोग जब पढ़ लिख के मास्टर बनेंगे तो क्या होंगे, आप अध्यापक होंगे। अध्यापक क्या हुआ, अध्यापक क्या हुआ, अध्यापक एक जाति हुई, ठीक। कोई क्लियर नहीं है, लड़की ही अध्यापक है, लड़का भी अध्यापक है, तो ये क्या हो गया, एक कम्युनिटी हो गई, एक जाति हो गई। ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। मैंने किसी का नाम ले लिया, किसी का भी नाम ले लिया, जैसे मैंने बोला मोहन, मोहन अध्यापक है, तो मोहन क्या हो गया, एक व्यक्ति हो गया। जाति और व्यक्ति में पता चला। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती हैं इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि वो हमारी फीलिंग्स होती हैं। क्या होती हैं, फीलिंग्स। हम उनको छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपकी क्या अच्छाई है, आपकी राइटिंग अच्छी बनती है, क्या बनती है, हम महसूस कर सकते हैं ना, छू सकते नहीं हैं। मैंने बोला आप के अंदर ममता है, माँ के अंदर बच्चे के लिए ममता होती है। ममता वो खाली महसूस करती है कि हाँ उसके लिए उसका प्यार है, ना कि उसको छू सकती है। ये क्या हो गया, ये हो गया भाववाचक संज्ञा में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुस्तक। पुस्तक क्या है, एक जाति है। मैंने कहा हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी की पुस्तक, मतलब मैंने नाम ले लिया हिंदी की पुस्तक, ये क्या हो गया, एक जाति हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, ठीक है। वर्तमान भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो घटनाएं चल रही हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान काल है। अभी थोड़ी देर बाद जब इसको आप वीडियो बाद में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। जैसे कल मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा, हिंदी आज पढ़ा रहा हूँ, कल मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा या एसएसटी पढ़ाऊँगा, ये क्या हो गया, ये भविष्य काल हो गया। आगे देखते हैं, जागृत का विलोम क्या होता है। तो जागृत मतलब जागने वाला। अभी मैंने आपको बताया जैसे बच्चे सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं और जागृत अवस्था में रहते हैं, तो जागृत का विलोम क्या होता है, सुसुप्त, ठीक है। हाँ, चेतन, ये एग्जाम में बहुत आता है। चेतन का विलोम क्या होता है, चेतना, ठीक है, मतलब आप चेतना में हैं, तो ये भी, इसका भी हम सुसुप्त मान सकते हैं, ये एक पर्यायवाची है इसका, ठीक है। आगे, मौन वाचन का उद्देश्य क्या है। अब मौन वाचन का क्या उद्देश्य है, मौन वाचन में हम क्या करते हैं कि हमारे वाचन की गति तेज होती है। अगर आप मन में पढ़ेंगे तो बहुत तेज पढ़ते हैं, बोल बोल के पढ़ेंगे तो थोड़ा रुकेंगे, थोड़ी जबान सूखेगी तो रुक जाएंगे, वो क्या हो जाता है, शास्वर वाचन हो जाता है। तो मौन में क्या होता है कि उसकी गति बहुत तेज होती है और पठित सामग्री का अधिग्रहण ज़्यादा होता है। जब आप रात में या सुबह सो के उठते पढ़ते हैं मन में, तो आप ज़्यादा अधिग्रहण करते हैं, ठीक है। वाचन का अभ्यास ऐसा कुछ नहीं है, वाचन का अभ्यास करना है आपको, तो आप शास्वर वाचन करिए, ठीक।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। अब लिंग कितने प्रकार की होती है? हिंदी में लिंग 2 प्रकार की होती है, संस्कृत में आपको 3 पढ़नी है, लेकिन हिंदी में 2 ही पढ़नी है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराए पुल्लिंग। आप क्या करिए, आपको ऑप्शन मिले तो आप उसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए अपनी भाषा में। जैसे मित्र, आपका मित्र कैसा है, मित्रता। आपके मित्र कहाँ गए हैं, गए हैं मतलब ये आ गया पुल्लिंग में। सूचना, मुझे ये सूचना मिली है कि हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप लगने वाली है, क्या आ गया, वाली है, मिली है, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, यही स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, यह अध्याय खत्म हो गया, क्या, यह अध्याय खत्म हो गया, हमें किसी ने उपहार दिया, ये सब क्या हो गए, पुल्लिंग हो गया। समझ आ रहा है आपको? अब आ गया चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा समास के बारे में थोड़ा जानिए। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। क्या? समास 6 प्रकार के। 4 प्रकार इसमें आपको लिखा है, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। एक और जान लीजिए, कर्मधारय, कर्मधारय, और एक और क्या होता है, बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि। ठीक, बहुब्रीहि। ये कितने हो गए? 6 प्रकार के हो गए। एक एक का सबका वो बता दे रहा हूं आपको। अव्ययी भाव में क्या होता है? अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। जैसे हमने बोला आपको उपसर्ग पढ़ाया था, उपसर्ग कहीं लगा मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला प्रतिदिन, दिन में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्वंद्व समास का सबसे बढ़िया ट्रिक पहचानने की, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको, माता डैश लगाया, पिता लिखा। ठीक, माता पिता, ये क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, द्विगु समास क्या होता है? द्विगु नंबर होते हैं। क्या? द्विगु, इतना याद रखिए, द्विगु मतलब नंबर। किसी भी गिनती के बारे में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, पहले पद में गिनती। तत्पुरुष समास मतलब इसका पीछे वाला पद होगा वो महत्वपूर्ण होगा, उसी के ऊपर आगे वाला पद डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बोला रसोई घर, तो घर पे क्या डिपेंड किया है, रसोई। रसोई एक कमरा बन गया, रसोई घर मतलब खाना बनाने के लिए जो घर है वो रसोई है। ठीक, ये क्या हो गया, तत्पुरुष हो गया। कर्मधारय, कर्मधारय में एक शब्द का लोप होता है, के समान। क्या? के समान। जब आप इसको खोलेंगे, क्या करेंगे, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे या विश्लेषण करेंगे तो आपको के समान शब्द छिपा मिलेगा। ठीक है, और बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में एक चीज़ याद रखिए, ये जितने भगवान की पर्यायवाची होती है ये बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि मतलब जो तीसरे का बोध करवाए, भगवान ही नहीं, कोई भी शब्द है जो तीसरे का बोध करवाता है वो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मैंने बोला, एक उदाहरण आपको दिया, दशानन। क्या दिया? दशानन। अभी रावण का वध हुआ है तो उसी से उदाहरण देख रहे हैं, दशानन। तो आपके दिमाग में क्या फोबिया आया? जैसे हमने दशानन कहा, दशानन से क्या दिमाग में बना कि रावण, दशानन अर्थात रावण, किसी और को तो दशानन कह नहीं सकते हैं। 10 हैं सिर जिसके अर्थात रावण, ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। आई थिंक समास इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। एक बार 2 बार आप इसका रिवीजन करेंगे तो सारे समास आपके हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है कि कोई खड़ा है, इसमें कोई शब्द जो है ये क्या है, मतलब किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई शब्द क्या है, किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई मतलब कोई भी, अगर आपसे किसी ने कहा, आप घर में बैठे हैं अंदर, कि जाइए देखिए कोई खड़ा है, आपको अंदर पता तो है नहीं कौन खड़ा है, कोई कौन खड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोई, कौन, किसे, ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, अपने बीटीसी ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे लोगों तक वीडियो पहुंचे और उनका बैग ना लगे। हिंदी टफ़ है, इतनी भी टफ़ नहीं है लेकिन टफ़ है जो, और उनके लिए ज़्यादा टफ़ है जो इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएशन या इंटर करके आए हैं, उनके लिए हिंदी थोड़ी टफ़ है। उनको वीडियो भेज दीजिए, वो पढ़ेंगे, उनका आराम से पासिंग मार्क आ जाएगा। और पासिंग मार्क नहीं, मैं तो गारंटी ले रहा हूँ कि 20+ मार्क्स आएंगे। आप हमसे पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, 20+ की गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छाई, मानवता, बचपन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण। अभी हमने आपको बताया बचपन को हम खाली महसूस कर सकते हैं, मानवता, आप में कितनी मानवता है हम खाली महसूस कर सकते हैं, छू सकते नहीं हैं। आप कितने अच्छे हैं ये खाली महसूस किया जा सकता है, ना कि छुआ जा सकता है या फिर कुछ और किया जा सकता है उसके साथ। तो ये क्या हो गया, हमारा भाव हो गया। क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। क्या है अगला, कौन सा
परिमाण बोधक है। परिमाण मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का नाप तौल बताना या किसी चीज़ की क्वांटिटी बताना, वो क्या होता है, परिमाण होता है। तो जिसमें कैसा कोई परिमाण तो है नहीं। लाल ये तो गुण बता रहा है, तिकोना उसका क्या बता रहा है, आकार बता रहा है। तो थोड़ा थोड़ा ले आइए, ये क्या हो गया, परिमाण बोधक। अगला क्वेश्चन, फा। फा किस प्रकार का, फा का उच्चारण स्थान क्या है। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक रामबाण ट्रिक देता हूँ। जैसे बोलते नहीं, एक ट्रिक पढ़ लो स्पर्श व्यंजन खत्म, वो ऐसी ट्रिक देता हूँ। एक सीधा सिंपल लिखिए आप, के टी एम, एक बाइक आती है के टी एम, ठीक है, और डी ओ, के टी एम 2, ऐसे याद कर लो, के टी एम 2। के टी एम इसको बोलते हैं कंठ, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। इसी में सारी समस्या आपकी खत्म। अगर आपने ये केटीएम याद कर लिया, केटीएम गाड़ी मास्टर बनने के बाद आप लीजिएगा, अच्छी भी होती है, तो सारी समस्या खत्म। के में क्या, का वर्ण, ये तो आपको छोटा बड़ा तो आता ही होगा। टी फार अगर नहीं आता है तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको छोटा बड़ा भी बढ़ाएंगे। वर्णमाला का पूरा विश्लेषण लेके आएंगे एक वीडियो में, उसमें आपको छोटा बड़ा भी पढ़ाएंगे। एम फार मूर्धन्य, ओ सॉरी, मूर्धन्य तो इधर हो गया और तालु भी इधर हो गया। का खा गा गा अंगा, चा वर्ण आता है, चा छा जा जाइया, टा वर्ण, था था दा दा, ता वर्ण, था था दा धन्ना, और पा वर्ण, पा फा बा भा मा। ये ट्रिक एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार में आपको याद हो उतनी बार पढ़ लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। तो हमारा क्या था, के टी एम डी ओ में क्या होता है, ओष्ठ होता है। ओ में हमने क्या बताया, पावर्ण, पा फा, क्या पूछा है, फा क्या हो गया, ओष्ठ वर्ण। ठीक, कोई नहीं बताएगा ऐसा। जैसे आपको आएगा फा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, बगल में उत्तर देखा, ओष्ठ, मार के चला गया आगे। अगला क्या है, कवि का स्त्रीलिंग। कवि का स्त्रीलिंग मैक्सिमम मतलब समझिए आप कि 10 बार पूछा जा चुका है, और आता सबको है, कवि का कवित्री, क्योंकि ऑप्शन ही वैसा ही है, कवित्री कवित्री, सब में कवित्री लिखा है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें क्या आती है, सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत आती है वर्तनी शुद्धि की। आपकी वर्तनी कैसे कवित्री लिखा जाता है ये देखना है। तो कवित्री कैसे लिखा जाता है, कवयित्री होता है। क्या होता है, कवयित्री। अगला क्वेश्चन क्या है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ। वचन हमने आपको बताया, वचन क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्या होता है, एक वचन और बहुवचन। ये क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। एक वचन मतलब किसी संख्या का बोध करवा रहा है, ये एक वचन संख्या है या बहुवचन संख्या। एक से अधिक का बोध कराएगा तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष में प्रत्यय क्या है। अब प्रत्यय हमने आपको बताया था जो शब्द के अंत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, अंत में लगते हैं। प्रति, प्रत्यय, प्रत्यय। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, आप लोग अपनी बुक में सही कर लीजिए, रटिएगा मत। इसमें क्या लगा है, अच्छ प्रत्यय लगा है, ठीक है, अच्छ, प्रति प्लस अच्छ, प्रत्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण विराम, पूर्ण विराम वाक्य में कब प्रयोग किया जाता है। तो हम जब कोई वाक्य लिख के उसको ख़त्म करते हैं, अंत करते हैं, तो क्या होता है, वाक्य के अंत में लगाया जाता है पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में लगाया जाता है, इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अब अंतस्थ ध्वनि के बारे में जानिए। अंतस्थ ध्वनि कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा। कौन सा इसमें नहीं है, बा नहीं है। या भी ला और मिल गया, बा की जगह अगर वा होता तो सभी हो जाते, ठीक है, क्या, बा। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें उनसे विकासात्मक प्रश्न पूछना चाहिए। क्या करना चाहिए कि हमें कहानी से क्या शिक्षा मिली, कहानी से हमें क्या तात्पर्य है। ऐसे क्वेश्चन आप पूछते रहेंगे तो बच्चे की कल्पनाशीलता जागृत रहेगी, वो सुसुप्त अवस्था में नहीं जाएगा। जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं, जो बहुत अधिक बोलता है वो क्या होता है, वाचाल।
क्या होता है? वाचाल। जो कम बोलता है उसको मूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूक। सजग, सजग का पर्यायवाची क्या होता है? जैसे सजग का पर्यायवाची नहीं है। क्या? सजग का पर्यायवाची नहीं है। तो सजग मतलब आप चौकस भी हैं, सचेत भी हैं, सावधान भी हैं। पहरेदार नहीं होता है। ठीक है, पहरेदार किसका होता है? चौकीदार का, या इन सब का पर्यायवाची पहरेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, महाकवि में प्रयुक्त समास क्या है? तो महाकवि, अब महाकवि जैसे हमने आपको बताया था कि उसका समास विग्रह करिए। जैसे महाकवि, महान है जो कवि, अर्थात महाकवि। क्या? महाकवि। अब है जो आ गया, हमने आपको बताया था है जो जहां मिल जाएगा वहां क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। समझ आया? रानी केतकी की कहानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली कहानी है ये। किसकी है ये इंशाअल्लाह खां की है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दा ध्वनि किसकी है? दा ध्वनि, तुरंत आप ये ट्रिक आप लिखते रहिए, 3-4 बार लिखेंगे मेरी तरह आपको रट जाएगा। KTM2 दा पूछा है, का वर्ण और चा वर्ण, टा वर्ण, ता वर्ण, ता में क्या आता है? ता, था और दा। दा पूछा है, क्या हो गया? दंत हो गया। समझ आया? बेखौफ, बेखौफ क्या है? एक उपसर्ग है। बेखौफ में बे उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? बे उपसर्ग लगा है। ये किस भाषा का है? हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा? आपको जब हम उपसर्ग पढ़ाएंगे तो उपसर्ग के बारे में बताएंगे। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? 20 उपसर्ग होते हैं। उर्दू में 12 उपसर्ग होते हैं। ऐसे फारसी में भी बताऊंगा। तो ये किसका है? ये फारसी का है। किसका है? फारसी का है। सत्य बोलने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो सत्य बोलेगा वो क्या होगा? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ को क्या बोलते हैं? जो सब कुछ जानता है। सदाचारी, जो लोगों की आचरण करता है, सदाचारी है। सर्वव्यापी, जो पूरे विश्व में व्याप्त है, फैला हुआ है, उसको सर्वव्यापी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मधुरता का प्रत्यय क्या है? मधुरता में कौन सा प्रत्यय लगा है? हमने आपको बताया था, दोनों को तोड़ दीजिए। मधुर एक शब्द बन गया और ता इसमें प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो क्या हो गया? मधुरता। समझ आया? अगला क्वेश्चन क्या है? वाह वाह। क्या? वाह वाह में जो ये चिन्ह लगा है इसको क्या कहते हैं? वाह वाह का जो चिन्ह लगा है इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। आपको हम जब चिन्ह पढ़ाएंगे, चिन्ह कामता प्रसाद गुरु जी ने 15 बताया है। आपको मैं बताऊंगा पूर्ण विराम, अल्प विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, क्वेश्चन मार्क, लाघव चिन्ह, ये सब बताऊंगा। ब्रैकेट और निर्देशक ऐसे बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्या है? परिसरमी। किसी का परिसरमी क्या है? परिसरमी जैसे कोई परिश्रम करता है तो उसका क्या है? ये गुण है। क्या है? उसका गुण है। ये गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, वह गलत होने से क्या करती है? बहुत डरती है। वो बैक लगने से बहुत डरती है। अगर बैग नहीं लगाना है तो आप हमारे वीडियो पे पढ़ते रहिए, बैग नहीं लगेगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, यह मेरा क्या है? कि आज वर्षा अवश्य होगी। ये हम क्या कर सकते हैं? मेरा कथन तो है नहीं कि आज वर्षा होगी, हम भगवान तो है नहीं कि आज वर्षा होगी मतलब एकदम श्योर है, ये कथन हो जाता है। अनुमान, हम क्या करते हैं? हम अनुमान लगा रहे हैं कि आज वर्षा होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? सभी श्रोता यथा स्थान बैठ जाएं। क्या करें? यथा स्थान बैठ जाएं। यथा स्थान, यथा स्थान ये क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है। ये क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था क्या होते हैं? सा, सा और हा। तो ये क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में जितने क्वेश्चन बचे हैं सारे के हम ऐसे ही सॉल्यूशन लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों को भेज दें जिसका BTC में बैक लग रहा है। बैक नहीं लगेगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। जैसा मैं कहूँ वैसा आप पढ़ते रहिए। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि बैक नहीं लगने दूंगा। तो जय हिंद, धन्यवाद।